एक पहला क्वेश्चन है 2020 का 324 XD। एक सेट दिया है 1 2 3 4 एलिमेंट है और एक रिलेशन दिया है जिसमें 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 है। अब यह संबंध R जो है, पहला विकल्प है कि स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रमक नहीं। स्वतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव, और सममित मतलब सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। क्वेश्चन में दिया है कि भैया पहला विकल्प है कि स्वतुल्य है। पहला विकल्प क्या है? स्वतुल्य है, सममित है, संक्रमक नहीं। दूसरा विकल्प है स्वतुल्य तथा संक्रमक है, सममित नहीं है। तीसरा विकल्प आपका है सममित है और संक्रमक है, स्वतुल्य नहीं है। चौथा है तुल्यता है, यानी तीनों। ये सवाल नंबर पहला क्वेश्चन है कि एक सेट दिया है 1 2 3 4 और एक रिलेशन दिया है R 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 विकल्प है। आपको उसमें 4 विकल्प दिए हैं कि यह स्वतुल्य, सममित है, संक्रमक नहीं है, और यहाँ स्वतुल्य है, सममित नहीं है, संक्रमक है, और यहाँ स्वतुल्य नहीं है, सममित और संक्रमक है। तीनों तुल्यता मतलब इक्विवेलेंट रिलेशन, तीनों। अब हम लोग इसको चेक करेंगे। तो इसको चेक कैसे थोड़े होता है, चेक होने के लिए आपका ज्ञान भी होना चाहिए। क्या ज्ञान होना चाहिए? कि आपको पहली बात पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है। जितने इस सेट में एलिमेंट हैं सबका डबलेट होना चाहिए, मतलब सबका द्विक होना चाहिए। 1 1 2 2 3 3 4 4। स्वतुल्य तभी होगा जब सबका डबलेट होगा। तो 1 1 है चलेगा, 2 2 है चलेगा, 3 3 4 4, तो स्वतुल्य तो होगा। यानी स्वतुल्य जितने, मेरी बात ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए जितने एलिमेंट हैं इसमें सबके डबलेट होने चाहिए। ध्यान देना, स्वतुल्य संबंध होने के लिए सेट में जितने एलिमेंट हैं उनके द्विक होने चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा? जितने सेट में एलिमेंट हैं सबका डबलेट हो। तो जाहिर सी बात है 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, सभी के डबलेट है। A बिलोंग्स टू R, यानी कहने का अर्थ है दिया गया संबंध जो R है उसमें स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? AB बिलोंग्स टू R तो BA बिलोंग्स टू R। जितने इसमें R में एलिमेंट है सबका उल्टा कर दीजिए तो एलिमेंट वो होना चाहिए। यानी कि जितने R में एलिमेंट हैं सबका, आप AB बिलोंग्स टू R तो BA, R के एलिमेंट को देखना है। तो 1 2 2 1 कहाँ है? नहीं, तो जाहिर है सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता। राइट? 1 2 2 1 तो दिख ही नहीं रहा है। 2 2 2 2 का उल्टा तो 2 2 है, 1 1 का उल्टा है, 4 4 का है, 1 3 का उल्टा 3 1 भी नहीं है। तो पहले से ही दिख गया भैया कि AB बिलोंग्स टू R तो इंप्लाई दैट BA बिलोंग्स टू R। स्वतुल्य के लिए जरूरी है कि जितने सेट में है सबका डबलेट जरूरी है, और सिमेट्रिक के लिए R के जितने AB बिलोंग्स टू R तो उसका जस्ट उल्टा करेंगे, BA बिलोंग्स टू R। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए कि AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, AC बिलोंग्स टू R। तो आप देखिए 1 2 है और 2 2 है, तो 1 2 तो है ही। हर चेक करेंगे जितने ऑर्डर पेयर है सबका 1 2 और 2 2, तो 1 2 है इसमें। देखिए 1 2 बिलोंग्स टू R, 2 2 बिलोंग्स टू R, तो 1 2 भी तो है यार में। 2 2 है तो होगा ही। 1 1 है तो भी होगा 1 1 1 1 1 1, 4 4 का भी होगा, 1 3 3 3 1 3, ठीक है। 3 2 और 2 2 3 2 है, इसका मतलब ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है? देखिए 1 2, अब यहां देखिए 2 2 2 फिर 1 2, यानी AB बिलोंग्स टू R और BC बिलोंग्स टू R, ये तो होने ही चाहिए।
और ये दोनों अगर हैं, अगर AC बिलोंग्स टू आर हो गया तब समझ लीजिए ट्रांजिटिव है। यहाँ देखिए 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, ऐसे 1 1 4 4 1 3 3 3 1 3, ठीक है। 3 2 2 2 3 2 है, 3 2 देखिए 3 2 और यहाँ 2 2 फिर 3 2, तो जाहिर सी बात है ट्रांजिटिव भी है। तो कौन वाला विकल्प सही है? स्वतुल्य है और सम्मित नहीं है, संक्रमक है, तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही है। सेकंड वाला विकल्प सही है। तो आप इसके थ्रू, आप सवाल के ही थ्रू नहीं, इसके थ्रू आप ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हो कि जितने एलिमेंट हैं सेट ए में उन सब के डबलेट अगर हैं तो रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद आर में, आर का जो प्रत्येक क्रमिक युग्म इसमें जितने हैं, आर का प्रत्येक अवयव जो है, तो उसका जो जितने क्रमिक युग्म है सबका अगर आप उल्टा कर दीजिए, ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए बिलोंग्स टू आर, तो 1 2 2 1 नहीं है, तो इसलिए नहीं। ट्रांजिटिव के लिए आप ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी तो ए सी बिलोंग्स टू। तो विश्वास है कि आपका रिपीट हो गया होगा, समझ में आ गया। बराबर एक्स स्क्वायर एफ एक्स स्क्वायर है, एफ मैप्स आर टू आर है। आपको इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, तो चारों विकल्प में कौन सही है? पहला विकल्प है एकैकी और आच्छादक, दूसरा है बहुएक और आच्छादक, तीसरा है एकैकी किंतु आच्छादक नहीं, चौथा है कि ना तो एकैकी है ना ही आच्छादक है। 4 विकल्प है बच्चों। आप देखिए एफ एक्स और एक्स स्क्वायर है, मेन ही वन तो होगा, ये पता है आपको, क्योंकि आप ऋण 1 रखेंगे तो ऋण 1 का वर्ग 1, और 1 भी रखेंगे तो 1 का वर्ग 1, ऋण 1 रखेंगे तो 1 1 रखेंगे तो भी 1, यानी जाहिर सी बात है मेन ही वन होगा। यानी कि 2 या 2 से अधिक अवयव का अगर एक ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो जाहिर सी बात है उसको मेन ही वन बोलते हैं। और 1 1 होने के लिए भिन्न भिन्न अवयव का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए। यहाँ देखिए अवयव भिन्न भिन्न किए लेकिन प्रतिबिंब समान मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है मेन ही वन है। दूसरी चीज ए आच्छादक और अंतरक्षेपी, यानी कि इंटू और आंटू में अंतर क्या होता है? आच्छादक में क्या होता है कि जैसे एफ मैप से एक्स टू वाई, 2x और y दो नॉन इम्प्लिसिट हैं, और एक नियम एफ द्वारा एक दूसरे से इस प्रकार कनेक्ट है कि x का प्रत्येक अवयव y के एक अद्वितीय अवयव से कनेक्टेड है। तो हर बच्चा ध्यान देगा। तो एकैकी के लिए नियम क्या होता है? x के भिन्न भिन्न अवयव का y में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, और बहुएक के लिए होता है कि x के 2 या 2 से अधिक अवयव का y में एक ही प्रतिबिंब हो। आच्छादक के लिए होता है कि समुच्चय y में का प्रत्येक अवयव, समुच्चय y का प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, यानी कि y में कोई छूटे ना, y का हर एलिमेंट किसी न किसी अवयव से कनेक्टेड हो। मतलब मेरी बात ध्यान दीजिएगा, y का प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव से कनेक्टेड हो। तो और दूसरी चीज अंतरक्षेपी का अर्थ होता है y में कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब न हो, यानी कि इनटू जिसको बोलते हैं, यानी कि y में कम से कम एक ऐसा अवयव। जैसे एकैकी की जब बात करते हैं, देखिए एकैकी है, मान लीजिए इसमें x y z डाल दिए, a का x b का y c, एकैकी है, भिन्न भिन्न अवयव प्रतिबिंब भिन्न। उसके बाद ध्यान दीजिएगा मेनी वन का अर्थ होता है कि जैसे a b c d है और यहाँ x y, तो a और बहुएक, ये देखिए ये मेनी वन है, बहुएक मेनी वन। अब देखिए समुच्चय y का प्रत्येक अवयव कनेक्टेड है x के अवयव से, इसका मतलब ए आंटू भी होगा, आच्छादक भी होगा, यहाँ भी आच्छादक होगा। लेकिन अगर यही यहाँ पे थोड़ा बढ़ा दें एक अवयव, देखिए अब समुच्चय y में एक ऐसा अवयव w है जो x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, तो इसका मतलब ये अंतरक्षेपी यानी कि इंटू हो गया। और ये देखिए इसको क्या बोलेंगे? एकैकी तो था ही, लेकिन ये इंटू भी है यानी कि अंतरक्षेपी। और यहाँ देखिए बहुएक है और अंतरक्षेपी यानी मेनी वन इंटू, और अगर ये हट गया तो मेनी वन आंटू, ए हट गया तो 1 1 आंटू। तो यहाँ देखिए जो वर्ग है एफ एक्स और एक्स स्क्वायर, पहली चीज तो ध्यान रखिए मेनी वन तो है, ऋण 1 रखे तो भी 1 मिला, 1 रखे तो भी 1 मिला, लेकिन ये जो है आंटू नहीं है। क्यों आंटू नहीं है? यानी कि आच्छादक नहीं है। आच्छादक क्यों नहीं है? क्योंकि वर्ग है, और वर्ग जानते हो आप
ये निगेटिव नहीं मिलेगा। जीरो भाई रियल नंबर डोमेन भी है, को डोमेन भी रियल नंबर है, तो ये जो वर्ग है ये ऋणात्मक कभी नहीं मिलेगा। कोई भी ऋणात्मक संख्या भी रखेंगे तो वर्ग होगा तो पॉजिटिव। तो जो को डोमेन आर के ऋणात्मक अवयव होंगे वो डोमेन आर के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होंगे। यानी को डोमेन आर के ऋणात्मक अवयव डोमेन आर के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होंगे। अर्थात जाहिर सी बात है कि वो किसी का प्रतिबिंब नहीं होंगे। तो आप जानते हो कि अगर वाई का प्रत्येक अवयव कनेक्टेड है तभी आच्छादक होता है, इसलिए इसका मतलब आच्छादक नहीं है, अंतरक्षेपी है। लेकिन विकल्प जो दिया है उसके अनुसार ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक है, तो चौथा विकल्प सही है। -cos3x/3 प्लस सी, तो -cos3x/3 यानी तीसरा विकल्प है। कैसे देखिए आप बता दें, यहां देखिए कंपोजिट फंक्शन है, 3x को t मानेंगे तो इसका जो है डेरिवेटिव 3 आएगा, 3 dx dt, तो dx बराबर dt/3। यहां रख देंगे sin t और dt/3, तो 1/3 sin t dt, तो हो जाएगा -1/3 cos t। t की वैल्यू रख दीजिए -1/3 cos 3x प्लस c। इसमें ध्यान दीजिएगा, आपको बतानी है कि घात क्या होता है। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, उच्चतम कोटि के अवकलज की जो घात होती है वही उस अवकल समीकरण की घात होती है। तो उच्चतम कोटि का अवकलज तो यही है d2/dx2, तो इसकी घात 1 है, तो इसकी डिग्री होगी 1। क्या होगी डिग्री 1। तो जो उच्चतम कोटि का अवकलज है उसकी घात, उच्चतम कोटि का अवकलज क्या है, यही है, तो उसकी घात 1 है। तो इस अवकल समीकरण की घात क्या होगी 1। अतः विकल्प जो है पहला सही है। इसमें हो गया। मान निकालना है i डॉट जे कैप क्रॉस के कैप और जे कैप डॉट के कैप क्रॉस आई कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप। मैंने आपको इसको समझाया था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में भी समझाया था। तो आप जानते हो कि आई कैप क्रॉस जे कैप जो होता है वो होता है के कैप, सीधा आई जे के आई चक्रीय क्रम में, और जे कैप क्रॉस के कैप जो होता है वो आई कैप जो होता है वो जे कैप। क्रम से ध्यान रखना, आई जे के आई से बोल देना तो आपको पता चल जाएगा। आई जे के है तो जाहिर सी बात है आई कैप डॉट आई कैप हो गया। फिर यहां बोलते हैं हम लोग फिर से आई जे के आई, तो ये भी सीधा है, इसको भी हम लिख देंगे। और यहाँ आई जे के आई जे है तो ये भी ठीक है, तो हो जाएगा 1 ए बी 1 और ए बी 1 3 आ गया। मैप्स x/y और g मैप्स y/z, ध्यान दीजिएगा ये दोनों एक ही हैं, तो सिद्ध करना है गॉफ मैप्स x/z भी एक ही होगा। ये जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है बच्चों, दो फलनों का संयुक्त फलन है। पहले इसके बारे में जान लीजिए क्या होता है। तो संयुक्त फलन क्या होता है, कंपोजिशन फंक्शन क्या होता है। जैसे f मैप्स x/y, यहाँ x/y/z नॉन इम्प्लीसिट सेट्स है, अरिक्त समुच्चय f मैप्स x/y एक फलन है और g मैप्स y/z एक फलन है। ठीक, यानी कहने का अर्थ है, यानी कि मेरे पास ये x है, ये y है और ये z है। ये x का प्रत्येक अवयव, यानी कि x के प्रत्येक अवयव y के एक अद्वितीय अवयव से जुड़ा है, यानी कि x के प्रत्येक अवयव का f प्रतिबिंब y में है और y के प्रत्येक अवयव का g प्रतिबिंब, क्योंकि यहां नियम g है, तो y का प्रत्येक अवयव का g प्रतिबिंब z में है। यानी कि x का प्रत्येक अवयव f मैप्स x/y फलन है बच्चों। तो जाहिर सी बात है x का प्रत्येक अवयव y के एक अद्वितीय अवयव से कनेक्टेड होगा।
और ए भी जी मैप्स वाई टू जेड भी एक फलन है, तो वाई का प्रत्येक अवयव जेड के एक अद्वितीय अवयव से कनेक्टेड होगा। इससे पता चलता है कि x का भी प्रत्येक अवयव z के एक अद्वितीय अवयव से कनेक्टेड है। यानी कि x के प्रत्येक अवयव की जो है z, मेरी बात ध्यान दीजिए, आप ध्यान समझिएगा, x यहां देखिए फलन f है, तो x का प्रत्येक अवयव y के एक अद्वितीय अवयव, यानी कि x के प्रत्येक अवयव का y में एक अद्वितीय प्रतिबिंब है, और y के प्रत्येक अवयव का z में एक अद्वितीय प्रतिबिंब है। यानी कि x का प्रत्येक अवयव z, देखिए x का प्रत्येक अवयव का z में एक अद्वितीय प्रतिबिंब होगा। यानी कि x और z में भी जो f और g मतलब एक नया फलन होगा, एक नया फलन। यहां तो ये नियम क्या है f, यहां नियम क्या है z, x का प्रत्येक अवयव z से तो कनेक्टेड है, लेकिन एक नए नियम द्वारा कनेक्टेड है। इसी को बोलते हैं फंक्शन ऑफ x और z इज द फंक्शन ऑफ y। तो जो ये नया नियम है उसी को बोलते हैं गॉफ मैप x टू z। यानी कि मेरी बात ध्यान दीजिएगा, y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x, राइट, और z इज द फंक्शन ऑफ y, fy, y की वैल्यू gy, तो z बराबर होगा gy की वैल्यू रख दीजिए fx, तो g ऑफ fx इसी को बोलते हैं गॉफ x, इसी को बोलते हैं संयुक्त फलन। ध्यान दीजिएगा, यहां x का प्रत्येक अवयव x के प्रत्येक अवयव का y में एक अद्वितीय प्रतिबिंब है, और y के प्रत्येक अवयव का z में एक अद्वितीय प्रतिबिंब है। तो x के प्रत्येक अवयव का, अब इसको अगर देखा जाए तो किस तरीके से इसको हम लोग बना सकते हैं, जैसे मेरी बात ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 है मान लीजिए, ठीक, और यहां मान लीजिए x y z u है, मान लीजिए यहां a b c d है। तो मान लीजिए 1 x से कनेक्टेड है, 2 y से, 3 z से और 4 u से, क्योंकि फलन है तो इसका प्रत्येक अवयव कनेक्टेड होगा। और यहां नियम g है तो इसका प्रत्येक अवयव इससे कनेक्ट होगा, मान लीजिए x a से, y b से, z c से, u d से। तो इसका मतलब 1 किससे कनेक्ट था, इससे कनेक्ट था, और a इससे कनेक्ट था, तो 1 का प्रतिबिंब a भी होगा, लेकिन नियम अलग हो जाएगा, और 2 का प्रतिबिंब b हो जाएगा x और z में जब नियम बनाएंगे, 3 का प्रतिबिंब c हो जाएगा, 4 का d हो जाएगा। तो उस नए नियम को ही हमने गॉफ x बोला। अगर आप दिमाग लगाइए तो यानी कि कहने का मतलब है कि x का प्रत्येक अवयव का z में एक अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त होगा, अतः जो x से z में भी जो फलन प्राप्त होगा जिस नियम से, उसी को हमने बोला गॉफ मैप्स x टू z, राइट। इसी को बोलते हैं संयुक्त फलन। अब यहां मुद्दा बनता है, अगर इसको और एक्सप्लेन आप कर सकते हो, जैसे आप कहते हो कि जैसे fx है मान लीजिए x², ठीक, और gx मान लीजिए 2x है। सोचिए, हमने डोमेन को कर दिया कि मान लीजिए x 1 2 3 है, मान लीजिए x जो है, अब देखिए हर बच्चा एक जनरली क्वेश्चन समझिए, x में मान लीजिए 1 2 3 है, तो 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 9 आएगा, राइट। नियम तो यही है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, राइट। अब यहां देखिए, मेरी बात ध्यान दीजिएगा, अब यहां आप g का प्रत्येक अवयव, ये x है, ये y है और ये z है, अब 1 रखेंगे तो 2 आएगा, मेरी बात ध्यान दीजिए, और अगर जो है 4 रखेंगे तो 8 आएगा, और 9 रखेंगे तो 18 आएगा। तो इसका प्रत्येक अवयव का, यानी कि जो नियम x से z हुआ, इसी को हम बोलते हैं गॉफ। देखिए अभी मैं दिखाता हूं आपको, गॉफ x, इसको बोलेंगे g ऑफ fx। fx की वैल्यू क्या है, x², g ऑफ x², और gx का मान 2x है तो हो जाएगा 2x²। तो आपको एक नया मिला गॉफ x 2x²। अब देखिए आप इसमें आप अभी x वाला रखेंगे, देखिए z वाला मिलेगा, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2, 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। तो ये जो नया फलन प्राप्त हुआ, उस नए नियम से प्राप्त हुआ ना, x के प्रत्येक अवयव का z में एक अद्वितीय प्रतिबिंब है। तो ये जो नियम है, इसी को बोलते हैं गॉफ। पहले क्या होता है, y इज द फंक्शन ऑफ
जो है x, और z इज द फंक्शन ऑफ y, तो z जो है किसका, z इज द फंक्शन ऑफ x। तो जिस नियम से होगा उसी को बोलेंगे गॉफ। गॉफ मैप्स x टू z। इस तरीके से आपका ये संयुक्त फलन है। तो ये तो समझे कि संयुक्त फलन क्या होता है, इसको आप पढ़। यफ मैप्स x टू y एकैकी है, यानी कि मेरी बात ध्यान दीजिएगा, ये दोनों एकैकी अलग अलग एकैकी हैं, तो इनका संयुक्त फलन जो गॉफ मैप्स x टू z भी एकैकी होगा। एकैकी के लिए क्या था, एकैकी के लिए था कि fx1 बराबर अगर fx2 हो जाए, अगर f एकैकी है तो इसको लिख देते थे x1 बराबर x2। g भी एकैकी है तो gx1 बराबर अगर gx2 है तो x1 बराबर x2। यही है एकैकी का अर्थ, यही है। अब गॉफ मैप्स x टू z अगर एकैकी है तो गॉफ x1 इज इक्वल टू गॉफ x2 करेंगे। अगर गॉफ एकैकी होगा तो हमें यहां प्रूव करना है x1 बराबर x2। जैसे f एकैकी था तो हमको प्रूव क्या करना था, fx1 बराबर fx2, तो x1 बराबर x2। और g भी एकैकी था तो gx1 बराबर gx2, तो x1 बराबर x2। तो गॉफ अगर एकैकी है तो गॉफ x1 इज इक्वल टू गॉफ x2 हमें प्रूव करना होगा x1 बराबर x2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, g ऑफ fx1, और इसको लिखेंगे g ऑफ fx2। यही तो होता है संयुक्त फलन, g ऑफ fx1 इज इक्वल टू g ऑफ fx2। और सुनो, g एकैकी है, g एकैकी है, तो जब g एकैकी है तो आप जानते हो gx1 बराबर gx2, तो x1 बराबर x2। यहाँ x1 का काम ये कर रहा है, x2 का काम ये, तो इसको हम लिख सकते हैं fx1 बराबर fx2। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहे हो कि g एकैकी है, तो g एकैकी है तो gx1 बराबर gx2, तो x1 बराबर x2, तो x1 a है x2 a है, तो g fx1 इक्वल टू g fx2 है, तो fx1 बराबर, और f भी एकैकी है, तो f एकैकी है बच्चों। अगर f एकैकी है तो क्या होगा, fx1 बराबर fx2, तो x1 बराबर x2। तो आपने प्रूव क्या कर लिया, गॉफ x1 इज इक्वल टू गॉफ x2। आपने प्रूव कर लिया x1 बराबर x2, अतः जाहिर सी बात है गॉफ जो है मैप x टू z ए भी जो है एकैकी होगा। हर बच्चा पहले f मैप्स x टू y क्या है, एकैकी फलन है। g मैप्स y टू z भी एकैकी फलन है। तो एकैकी फलन के लिए क्या होता है, अगर f एकैकी है तो fx1 बराबर fx2 को हम x1 बराबर x2 लिख देंगे। g एकैकी होगा तो gx1 बराबर gx2 को x1 बराबर x2 लिख देंगे। अब गॉफ को हमको सिद्ध करना है, गॉफ x1 इक्वल टू गॉफ x2, तो हम लिख देंगे g ऑफ fx1 इक्वल टू g ऑफ fx2। चूंकि g एकैकी है तो x1 बराबर x2 हो जाएगा, और f भी एकैकी है तो fx1 बराबर x2। तो गॉफ x1 इक्वल टू गॉफ x2 है तो x1 बराबर x2, तो जाहिर सी बात है गॉफ मैप्स x टू z एकैकी फलन होगा। 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू तो सभी को पता है, अगर साइन इनवर्स x रहता है हर बच्चा, तो मेरी बात ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स x सबका कॉस इनवर्स x और टेन इनवर्स x ये सब कोडों के मान हैं, राइट। सेक इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x और कॉट इनवर्स x, यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों से इनवर्स बनाए गए। ये सब कोण को व्यक्त करता है। प्रतिलोमवृत्तीय फलन किसी कोण को व्यक्त करता है और उसके मान के पदों में। और ये भी नहीं हो, यहाँ x का मान जो है ऋण 1 से लेकर 1 तक ही हो सकता है क्लोज इंटरवल में। x का मान ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स x का नहीं, x का मान ऋण 1 से लेकर 1 तक, साइन इनवर्स 2 नहीं हो सकता। कॉस इनवर्स x में भी यही होता है, x का जो मान होता है ऋण 1 से लेकर 1 तक। टेन इनवर्स में ओपन इंटरवल में माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। सेक इनवर्स x में ध्यान रखना, सेक इनवर्स x में हमेशा और कॉसेक इनवर्स x में मान जो है 1 या 1 से बड़ा और ऋण 1 या ऋण 1 से छोटा। ध्यान दीजिएगा, ये ऋण 1 है और 1 है, तो सेक इनवर्स x या कॉसेक इनवर्स x मान हमेशा 1 या 1 से बड़ा और ऋण 1 या ऋण 1 से छोटा होता है। यानी कि ऋण इनफाइनाइट टू, देखिए ऋण अनंत से लेकर ऋण 1 तक, और यूनियन यहां क्या होगा 1 से लेकर इनफाइनाइट, ओपन इंटरवल में इनफाइनाइट।
जहां इनफाइनाइट रहेगा ओपन इंटरवल में से लेकर अनंत। कॉट इनवर्स एक्स में भी जानते हो, ऋण अनंत से लेकर अनंत तक, ये आप सब जानते हो, ये सबको पता है। अब प्रिंसिपल वैल्यू यानी साइन इनवर्स एक्स का मान क्या होता है, कोण का मान यानी थीटा, इसमें क्या होता है ऋण π/2 से लेकर π/2 तक क्लोज इंटरवल में। कॉस इनवर्स एक्स का भी मान 0 to पाई होता है, ध्यान दीजिएगा 0 to पाई। साइन इनवर्स एक्स का ऋण π/2, टेन का क्या होता है वही साइन वाला ही लेकिन ओपन इंटरवल में ऋण π/2 से π/2। सेक इनवर्स का वही कॉस वाला ही होगा 0 to पाई, लेकिन चूंकि मेरी बात है सेक π/2 का मान अपरिभाषित होता है, तो इसलिए π/2 इसमें से निकाल दीजिए, उस पर अपरिभाषित होता है। सेक π/2 1/cos π/2 1/0 हो जाता है। एक प्रकार से इसका एवरेज 0 + π/2, ये ध्यान रखिएगा। और इसका होता है कॉसेक इनवर्स जो साइन का होता है, ध्यान दीजिए वही ऋण π/2 से π/2, इसका एवरेज क्या होता है 0, यानी कि चूंकि कॉसेक 0 का मान अपरिभाषित होता है 0 में लिखेंगे। कॉट इनवर्स एक्स वही जो कॉस इनवर्स एक्स का होता है लेकिन ओपन इंटरवल में 0 to पाई। देखिए साइन का वही टेन का बस यहां ओपन कर दीजिए, साइन में क्लोज, कॉस में क्लोज, कॉट में ओपन, और इसमें देखिए ये सेक में वही कॉस वाला ही करना लेकिन इसका एवरेज निकाल देना इस तरीके से। ये तरीका है प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का, ये आपने पढ़ा होगा, एक बार मैंने दोहरा दिया। एक क्वेश्चन तो इसका कंफर्म है कि आएगा। अब देखिए कॉस इनवर्स ऋण 1/2 है, इसको मान लीजिए थीटा, तो कॉस थीटा का मान ऋण 1/2। अब देखिए कॉस का जो यहां थीटा क्या होना चाहिए, ये 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, तो 1/2 60 डिग्री का मान होता है, तो आप लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 60 डिग्री का मान पाई माइनस π/3। आप जानते हो ना कॉस पाई माइनस π/3 माइनस कॉस π/3 माइनस कॉस 60 डिग्री ऋण 1/2। ध्यान दीजिएगा, हर बच्चा सीधे ध्यान देगा, थीटा बराबर हो जाएगा 2π/3, 3 पाई में पाई गया 2 पाई, और 2π/3 बिलोंग्स टू 0 to पाई। ये तो आपका कॉस इनवर्स ऋण 1/2 का मुख्य मान तो प्रिंसिपल वैल्यू 2π/3। इस तरीके से आपको करना है, क्योंकि आप सब जानते हो कि कॉस इनवर्स एक्स का जो मान होता है वो कहां से कहां तक, इसका जो मुख्य मान परिसर होता है क्लोज इंटरवल 0 to पाई।